एसोसिएट डायरेक्टर हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। तो न्यूरोलॉजी फील्ड में आज की डेट में दो जो प्रोमिनेंट डिजीजेज हैं, एक है ब्रेन की एजिंग से जुड़ी हुई जिसको हम डिमेंशिया और पार्किंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। डिमेंशिया मीन्स मेमोरी लॉस, पार्किंसन डिजीज जिसमें हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, हमारा काम करना, हमारे रिफ्लेक्स जो है वो थोड़े वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे वो एक नॉर्मल एल्डरली इंडिविजुअल के कंपैरेटिवली थोड़ी सी तेज बढ़ती है बीमारी, जिसका ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से या आज की लेटेस्ट कंडीशन बताऊं तो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसमें पार्किंसन डिजीज से हम पेशेंट को दोबारा से अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़ा करके चला सकते हैं ताकि वो अपनी जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ है वो अच्छी जी सके। इन सब में जो सबसे सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कहें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज आती है स्ट्रोक। स्ट्रोक, अधरंग, पैरालिसिस, लकवा, हम अलग अलग नाम से जानते हैं, बट लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेना एट द टाइम ऑफ स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को, किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को स्ट्रोक होता है तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, हम कोई गलती ना करें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस इमरजेंसी टाइम पे, ताकि हमारे पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो और वो डिसेबिलिटी से या परमानेंट एक प्रॉब्लम से निकल पाए। स्ट्रोक या ब्रेन अटैक, हम ब्रेन अटैक इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग हार्ट अटैक को बड़ा सीरियसली लेकर चलते हैं। हाँ, हम सबको पता है हार्ट अटैक बड़ी जानलेवा बीमारी है, हार्ट अटैक का इलाज हॉस्पिटल में होता है, लेकिन स्ट्रोक को लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो पेनलेस होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। हार्ट अटैक आप 10 किलोमीटर से भी अगर किसी पेशेंट को छाती पे हाथ रख के देखोगे तो समझ जाओगे कि यार इसको छाती में दर्द हुआ है और इसका मतलब है कि इसको हार्ट अटैक होने वाला है या हो रहा है। लेकिन स्ट्रोक में पेन नहीं होता, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग उसको कैजुअल लेते हैं। तो पहले इसको स्ट्रोक बोलते थे, अब हम इसको ब्रेन अटैक कहना शुरू हो गया क्योंकि पेनलेस होने की वजह से लोग इसको लाइटली लेते हैं, नहीं कंसीडर करते, और जब एक इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम चला जाता है इस स्ट्रोक को ठीक करने का, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट इस चीज को रिवर्स करने में हेल्प नहीं करता। तो इसलिए हम इसको ब्रेन अटैक कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस तरह हार्ट में एक जगह ब्लड सप्लाई नहीं जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसी तरह ब्रेन अटैक भी जब ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाए, नहीं जाए, वो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो एरिया जो ब्रेन का है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई, ये नॉर्मल फ्लो चल रहा है और यहाँ ये फ्लो बंद हो गया, ये फ्लो बंद हो गया, ये आस-पास का एरिया पीला पड़ना शुरू हो गया, डेड होना शुरू हो गया। हमारा टारगेट होता है कि इस डेड होने वाले एरिया को इधर ही रोका जाए ताकि ये वाला एरिया बचाया जाए, जिसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं, जो एरिया स्ट्रोक में बचा सकते हैं, जो एरिया स्ट्रोक में रिवर्स कर सकते हैं। स्ट्रोक की प्रेवलेंस और इंसिडेंस हर 5 साल 10 साल में बढ़ती जा रही है। इंडिया बाकी चीजों के मुकाबले स्ट्रोक में भी नंबर 1 होने की कगार पे है। स्ट्रोक होना इंडिया के लिए बहुत एक चिंता का विषय है क्योंकि स्ट्रोक के साथ साथ उस पेशेंट के साथ साथ उसकी सारी फैमिली पे उस चीज का असर पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इमोशनल है। तो इसीलिए स्ट्रोक की रोकथाम या इसकी इंफॉर्मेशन या इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना आज की टाइम में हर एक सिटीजन का काम है। मैं ये कहूंगा कि मेरी तरफ से ये मैसेज आप सबको जाना चाहिए, आप एक स्ट्रोक नॉलेज गेन करके अपने आसपास के लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जरूर दें, क्योंकि स्ट्रोक हर मिनट में
काफी लोगों को और पूरी दुनिया में काफी लोगों को डैमेज पहुंचा रहा है। अगर नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो होते हैं या अदरक सिम्टम सेम है लेकिन टाइप दो अलग होती है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड सप्लाई क्यों रुक जाती है, क्योंकि वो जो ब्लड की वेसल है वो ही टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो ब्लड उधर ब्रेन में फैल जाता है। और दूसरा है उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जहां पर उस ब्लड सप्लाई में, उस ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है या ब्लॉकेज आ जाती है। दुनिया भर में 70 से 80% लोगों में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है और 20% लोगों में हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। ये जो 20% लोग हैं, याद रखिए हेमरेज का दुनिया भर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किस्मत है कि 80% लोगों में क्लॉटिंग होती है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैंने अपना एमडी डीएम श्रीनगर से किया, जिसरा श्रीनगर से की। दुनिया में 2 जगहें ऐसी हैं जहां पर हेमरेजिक स्ट्रोक सबसे ज्यादा है। 60-70% हेमरेजिक स्ट्रोक होता है श्रीनगर में। कारण शायद वहां का खान पीन अलग, वहां का मौसम अलग और वहां का रहन सहन का तरीका। श्रीनगर या कश्मीर और जापान, ये दो दुनिया में 2 जगहें हैं जहां पर हेमरेजिक स्ट्रोक 60-70% होता है। चाहकर भी, कोशिश कर भी हम उन पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते क्योंकि हेमरेज की कोई दवाई आज तक अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए 80% जो हमारा फोकस होता है वो 80% लोगों में होता है जिनमें हम कुछ कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि वो बच जाए। इस्कीमिक स्ट्रोक या क्लॉट वाला स्ट्रोक भी फर्दर उसकी टाइप्स होती हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि वो क्लॉट आया कहां से। अगर वो ब्रेन की किसी वेसल से आगे आया है तो अलग टाइप है, अगर वो हार्ट से उठ के आया है तो अलग टाइप है। इसी तरह हम एक और टाइप का जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस टाइप के स्ट्रोक को कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, वार्निंग। कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिनको संभलने के लिए वार्निंग मिल जाती है। अगर वो समझ जाए उस सिम्टम को मान ले कि हाँ ये वार्निंग थी, इसका मतलब है कि आगे मेरे को अपनी लाइफ को ठीक रखना है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक स्ट्रोक उसी तरह आता है जिस तरह एक नॉर्मल स्ट्रोक आता है, एक साइड का पैरालिसिस या चेहरे का बिगड़ना या बोलने में गड़बड़ होना, लेकिन वो सिम्टम जो है वो आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। कई लोग इसको ये समझते हैं कि हाँ यार हुआ होगा, कमजोरी आई होगी, ठीक है, ठीक हो गया, अब क्या जाना डॉक्टर के पास। ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को वार्निंग स्ट्रोक होते हैं आने वाले 2-3 महीनों में उनमें 40% लोगों में मेजर स्ट्रोक होता है, जिसमें उसकी बॉडी हो सकता है परमानेंटली पैरालाइज हो जाए, जिसमें उनका बोलना, खाना पीना, सोचना समझना परमानेंटली डिसेबल हो जाए। तो वो 40% लोग अपने आप को बचा सकते हैं जो वार्निंग स्ट्रोक को यानी कि ट्रांजिएंट अटैक को, इस तरह के स्ट्रोक को सीरियसली लेकर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, परामर्श ले और दवाई स्टार्ट करें। किन वजहों से स्ट्रोक होता है? जो मोटे 2 कारण हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मतलब कि कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे जिनका हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे जिनको हम बदल सकते हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एज, हम सब में स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। पहले एक टाइम था जब ये कहते थे कि 60 से ऊपर जाके हार्ट अटैक होता है, ब्रेन अटैक होता है, पैरालिसिस होता है, तो 60 से ऊपर जाके या 65 से ऊपर जाके बुढ़ों में, बुजुर्गों में होता है। 2 महीने पहले मैंने 1.5 साल की बच्ची को स्ट्रोक देखा। 2 महीने पहले की बात है, ज्यादा दूर की नहीं। हांगकांग से पेशेंट थी, 2 साल पहले, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं।
13 साल की बच्ची, 24 साल का लड़का, अभी मैक्स में मेरे अंडर एडमिट है 30 साल का लड़का। तो अब हम कहते हैं कि हर एज में स्ट्रोक हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो यंग पॉपुलेशन में स्ट्रोक होता है उनमें कई बार हमारे जो कारण होते हैं वो जेनेटिक हो सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल या एडिक्शन, ये चीजें हो सकती हैं। जो एल्डरली पॉपुलेशन है, आफ्टर 40s हम कह लें, जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह होती है, उनमें ज्यादा रिस्क बढ़ता है। बट अब हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है। अब हम हैरान नहीं होते कि जब कोई 20-25 साल का, 30 साल का इंसान पैरालिसिस या चेहरा वीक हो गया या बोलने में दिक्कत आ गई, उस तरह के सिम्टम लेकर आता है। बोल सकते हैं किसी भी मेल फीमेल, पहले धारणा थी कुछ 10-20 साल पहले कि हाँ फीमेल्स में स्ट्रोक ज्यादा होता है और मेल्स में कम होता है। फिर आया कि नहीं जी, फीमेल्स में स्ट्रोक जो होता है वो छोटा होता है, माइनर होता है, जल्दी रिकवर हो जाता है, मेल में बड़ा स्ट्रोक होता है, मेजर स्ट्रोक होता है। लेकिन अब ये ऐसी कोई भी स्टडी या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये कहती हो कि हाँ यार मेल में ज्यादा है या फीमेल में ज्यादा है। तो किसी भी जेंडर में हो सकता है। ऑल एक्टिंग, ऑल बैकग्राउंड मीन्स कि हर पॉपुलेशन, वर्ल्ड की हर पॉपुलेशन, काला गोरा जैसा भी है, हर इंसान को स्ट्रोक होने के चांसेस है। बट इन सारे रिस्क फैक्टर्स का हम कुछ नहीं कर सकते। एजिंग है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम सब को इस प्रोसेस से निकलना है। तो एज को हम नहीं रोक सकते, हम जेंडर में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कर किन कर सकते हैं, किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो जरूरी है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोक का कारण बने। और इन सब में भी सबसे मोटा कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? मोटापा। तो मोटापा ही बीपी की देन है, मोटापा ही शुगर की देन है, प्लस मोटापे से ही हमारे बाकी सारे सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो हार्ट कह लो, चाहे वो लीवर कह लो, लंग कह लो। तो फैट, ओबेसिटी, मोटापा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाइपरटेंशन और डायबिटीज जब एक इंसान को हो जाता है तो उसको रेगुलरली कुछ मेडिकेशन पे खाना पड़ता है, रहना पड़ता है। बट क्या हम वो रेगुलर खा रहे हैं और अपने हाइपरटेंशन और डायबिटीज का कंट्रोल रख भी रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज का कंट्रोल रख रहे हो फिर तो आपको स्ट्रोक के चांसेस उतने ही हैं जितने नॉर्मल इंडिविजुअल हैं। बट ये देखा गया है कि लोग कुछ महीनों खा के या कुछ सालों खा के बीपी और शुगर में कई बार लीनियंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। एक बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन है लोगों में कि डॉक्टर साहब, हार्ट वाले डॉक्टर तो कहते हैं कि थोड़ी सी पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहते हैं कि हाँ जी हार्ट उससे ठीक चलता है। लेकिन इंसान को जिंदा या ठीक रहने के लिए हार्ट और ब्रेन दोनों की जरूरत है ना। तो ब्रेन ठीक नहीं होता थोड़े से भी अल्कोहल, ब्रेन डिस्टर्ब होता ही होता है। तो हार्ट के साथ साथ ब्रेन का भी ख्याल रखिए। तो ये धारणा कि अल्कोहल हार्ट के लिए ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। अल्कोहल हार्ट के लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन ब्रेन के लिए बिल्कुल खराब है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल किसी भी सूरत में, और यंग पॉपुलेशन में कोई भी एडिक्शन। पंजाब जैसी जगहों पे एक और एडिक्शन है जो लोग इसको मेडिसिन के तौर पे लेकर चलते हैं, आप सब जानते ही हैं, ओपियम। काफी पेरिफेरल रूरल एरिया में लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ओपियम खाने से स्ट्रोक का होना, कई पेशेंट्स की जिनकी एज ज्यादा है, वो सारी कंडीशन, जिसका भी शुगर कंट्रोल नहीं है, उन सब में होता है। एक ये चीज की इन सबको रोकने के लिए करना क्या चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अगर स्मोकिंग या अल्कोहल या कोई भी नशा करते हैं उसको छोड़ना जरूरी है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखना जरूरी है, अपने बीपी और शुगर को हमेशा जांचते रहिए और उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 30 to 45 मिनट्स अगर आप योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं,
रनिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे हैं, जिम जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम, कोई डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज, वो ना ही आपको ना सिर्फ ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियों से बचाएगी, वो हार्ट, लंग, लिवर, किडनी सबसे बचाएगी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन का ये 4 चीजें, बीपी शुगर का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, अपने जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसका ख्याल रखना। साइन एंड सिम्टम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास जो कोई है, हमारा फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, नेबर है, उसको स्ट्रोक कहीं तो नहीं हो रहा। तो याद रखिए स्ट्रोक हमेशा अचानक होता है, जिस तरह हार्ट अटैक अचानक होता है उसी तरह स्ट्रोक भी अचानक होता है। तो अचानक होने वाले कोई सिम्टम जैसे कि हाथ का या पैर का कमजोर होना, चेहरे का टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत आना, देखने में अचानक दिक्कत आना, सुनने में अचानक दिक्कत आना, या चलते टाइम बैलेंस का बिगड़ना, अचानक होने वाले कोई भी सिम्टम होंगे तो उन सिम्टम्स को हम स्ट्रोक कहते हैं। क्योंकि सिम्टम जानना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद करना क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो F मींस फेस, चेहरा टेढ़ा हो गया तो हो सकता है स्ट्रोक हो। A आर्म और लेग वीकनेस, हाथ में या पैर में कोई भी डिस्टरबेंस लग रही है, चाहे राइटिंग बिगड़ गई अचानक, चाहे कोई चीज पकड़ने में मुश्किल आ रही है, चाहे ताला में चाबी लगाने में मुश्किल आ रही है, चाहे चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है, आर्म या लेग की सडनली कोई डिस्टरबेंस होना स्ट्रोक की निशानी है। स्पीच, अचानक स्पीच का बिगड़ना, तुतलाना या एक वर्ड को गलत बोलना, वो क्लॉट बन गया। जब वो क्लॉट बनना शुरू होता है विद इन 1 to 2 मिनट ब्रेन के वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट में लगभग 20 मिलियन न्यूरॉन्स जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए टाइम इंपॉर्टेंट है। शुरू की स्लाइड याद करो जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो हम उसके आसपास के एरिया को बचाना शुरू करते हैं। उसके आसपास का एरिया तभी बचेगा जब हम टाइमली उस पेशेंट को वो दवाई दे पाए या उस क्लॉट को हटा पाए। तो टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो उसके पेशेंट के ब्रेन के सेल्स जो है वो परमानेंटली डैमेज हो रहे हैं, वो रिकवर नहीं होंगे। 2 मिलियन न्यूरॉन्स 1 मिनट में, सो एवरी मिनट्स मैटर। स्ट्रोक को सिम्टम चाहे वो हेमरेजिक है या इस्कीमिक है, सिम्टम सेम रहेंगे। वही पैरालेटर हॉस्पिटल पहुंचता है तो कुछ हॉस्पिटल, आजकल एक ट्रेंड है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल मींस कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है जो ये साइंस और सिम्टम लेकर आता है कि उसकी साइड एक पैरालाइज हुई है, तो हमारे पास 60 मिनट्स का टाइम है। ये वर्ल्ड वाइड ये रूल फॉलो किया जाता है, ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि 60 मिनट के अंदर अंदर हमें उस पेशेंट को डायग्नोज करना है, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, उस पेशेंट की आगे की प्लानिंग डिसाइड करनी है कि आगे क्या करना है। तो विद इन 10 मिनट्स हम हिस्ट्री लेते हैं, नेक्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स में हम स्ट्रोक टीम को इन्फॉर्म करते हैं, अगले 10-20 मिनट्स में हम स्कैन्स करते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं और लेस देन 60 मिनट्स के अंदर अंदर हम वो इंजेक्शन, अगर पेशेंट को स्ट्रोक है, इसकी भी स्ट्रोक है, क्लॉट वाला स्ट्रोक है, तो उस पेशेंट को वो इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रोक सिर्फ एक न्यूरोलॉजिस्ट का काम नहीं है ट्रीट करना, तो मेरे साथ मेरी बाकी टीम भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा स्ट्रोक नर्स, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो सर्जन और न्यूरो आईसीयू होता है। तभी जाके हम इस स्ट्रोक वाले पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारी चॉइस है, वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है कि जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, जहां पर स्ट्रोक टीम होती है, वहां पेशेंट
जो स्ट्रोक का है उसकी रिकवरी, उसका आउटकम बेटर है एज कंपेयर टू एक ऐसा सेंटर जहां पर स्ट्रोक रेडी टीम ना हो। तो स्ट्रोक टीम का होना बहुत जरूरी है हर उस हॉस्पिटल के लिए जहां स्ट्रोक पेशेंट को इंजेक्शन या दवाई दी जाती है। इंफॉर्मेशन के अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर स्ट्रोक के बारे में पता होने के बावजूद भी इंसान प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे मरीज को स्ट्रोक है, हो सकता है हम 2 घंटे 3 घंटे की दूरी पे रहते हो, पेरिफेरी में रहते हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक की वजह से ही हमारा वो विंडो पीरियड खत्म हो जाता है। स्ट्रोक के टाइम पे एक विंडो पीरियड की बात जरूरी इसलिए होती है क्योंकि वो इंजेक्शन जो हमें देना होता है वो 4.5 घंटे से पहले दिया जाता है। अगर 4.5 घंटे बीत जाए फिर हम वो इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जहां पे ट्रैफिक सिस्टम अगर इतना अच्छा ना हो, स्पेशली पेरिफेरल एरियाज में आप देखते हैं, तो वो पेशेंट ना चाहते हुए भी लेट हो जाता है, तो हम उसको वो थेरेपी नहीं दे पाते। दूसरा है डायग्नोस्टिक सेंटर। हम जल्द से जल्द पेशेंट को साथ वाले हॉस्पिटल लेकर तो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनके पास सीटी है ना एमआरआई, जिससे वो डायग्नोज नहीं कर पाते कि किस टाइप का स्ट्रोक है। और बड़ी बार ऐसा होता भी है कि शक के तौर पे या गैस के तौर पे अगर हम उस पेशेंट को क्लॉट समझ के खून पतला करने की दवाई देते हैं, तो बाद में पता चलता है उसको ब्लीडिंग हो गई है और ब्लीडिंग की वजह से वो बढ़ जाती है और पेशेंट और प्रॉब्लम में आ जाता है। एक्सपीरियंस थ्रोम्बोलाइजर मींस कि वो स्ट्रोक टीम जहां वो